आज की कहानी एक ऐसी प्रेग्नेंट औरत की है जो अपनी पति से बिछड़कर समंदर के बीच एक कंटेनर के अंदर फंस जाती है। कंटेनर के भीतर पानी लगातार भरता जा रहा है और बाहर मदद की कोई उम्मीद नहीं। जिंदगी जैसे हर तरफ से जवाब दे रही है और इसी हालत में वो एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है। लेकिन समंदर के बीच एक छोटी सी बच्ची के साथ एक माँ बिना खाए पिए कैसे सरवाइव करेगी, ये देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक रेडियो मैसेज से, जहाँ ऐलान किया जा रहा होता है कि स्पेन में भयानक भुखमरी फैल चुकी है, जरूरत की चीजें खत्म होने लगी हैं और हालात इतने खराब हैं कि गवर्नमेंट अब आम लोगों पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने लगी है। जो लोग खुद पर निर्भर नहीं हैं, जैसे बूढ़े बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें, उन्हें या तो बंदी बना लिया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है। चारों तरफ प्रेशर का माहौल बना है और लोग किसी भी तरह बच निकलने की कोशिश में हैं। बहुत लोग कार्गो शिप्स के जरिए इलीगल तरीके से दूसरे कंट्रीज में भाग रहे हैं। इसी बीच हम मिया और निको नाम के एक कपल को देखते हैं जो बाकी लोगों की तरह इस नरक से भागना चाहते हैं। मिया प्रेग्नेंट है और उसका आखिरी महीना चल रहा है। फिर उनकी मुलाकात होती है ऐसे लोगों से जो कार्गो शिप्स के जरिए लोगों को देश से बाहर निकालते हैं। लेकिन मिया की हालत देखकर वो लोग और ज्यादा पैसे मांगते हैं और आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता तो उनकी शादी की अंगूठियां तक ले लेते हैं। फिर भरोसा दिलाकर दोनों को नोवेयर नाम के एक कार्गो कंटेनर में बिठा दिया जाता है, जहां पहले से कई प्रेग्नेंट वुमेन और उनके परिवार मौजूद थे। ये कंटेनर पहले एक ट्रक से पोर्ट तक जाएगा, फिर वहां से शिप के जरिए दूसरे देश पहुंचाया जाएगा। मिया बहुत डरी हुई थी, पर निको उसे समझाता है कि मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर ये बेटी हुई तो हम इसका नाम उमा रखेंगे। उमा उनकी बड़ी बेटी का नाम था, जिसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो घर के बाहर खेलने निकल गई थी। इस बीच मिया को बैग में एक चॉकलेट मिलती है तो निको हल्के से जवाब देता है, जब हम एक सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे तब इसी से सेलिब्रेट करेंगे। जिसके बाद दोनों थककर वहीं सो जाते हैं। सुबह होते ही कंटेनर का दरवाजा खुलता है और भाग दौड़ मच जाती है। लोग डर के मारे हड़बड़ी में अंदर चढ़ने लगते हैं और इस बीच मिया और निको एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी उस ग्रुप का मैनेजर फॉल्स फायर करके बताता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए जो अभी अभी चढ़े हैं उन सबको अलग कंटेनर में जाना होगा। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था, इसलिए मजबूर होकर वो अपने आदमियों से जबरदस्ती लोगों को बाहर निकलवाने लगता है। निको उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर उसे भी निकाल दिया जाता है और मिया वहीं रह जाती है। अब अपने पति से अलग होकर वो घबराते हुए एक होल से देखती है, जहां बाकी लोगों के साथ निको को 107 नंबर कंटेनर में डाला जा रहा था। वो तुरंत उसे कॉल करती है तो निको उसे शांत करने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हूँ, सारे कंटेनर एक ही शिप से जाएंगे, इसलिए अगले पोर्ट पर मैं तुमसे मिलूंगा। और उसे होशियार करता है किसी पर भरोसा मत करना और अपना ख्याल रखना। इसके बाद उनका ट्रक शिप की ओर निकल पड़ता है और तभी मिया बाहर देखती है कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि पुलिस और आर्मी सभी लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहे थे और कुछ लोगों को कैद करके भी ले जा रहे थे, और ये सब कुछ गवर्नमेंट ही करवा रही थी। मिया ये सब देखकर बहुत डर रही थी, लेकिन यहाँ खुद की जान बचाना भी मुश्किल हो रहा था। अब कुछ देर बाद उनका कंटेनर एक जगह रुकता है तो सब लोग कंटेनर के सीक्रेट पार्ट में जाकर छिप जाते हैं। मिया एक होल से बाहर देखती है तो वहाँ पुलिस ऑफिसर कंटेनर्स की तलाशी ले रहे थे। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लोग कंटेनर्स में छिपकर देश से भाग रहे हैं, इसलिए सभी कंटेनर्स चेक किए जा रहे थे। लेकिन कंटेनर का दरवाजा खोलने के बाद अंदर कोई नजर नहीं आता, क्योंकि सब लोग सीक्रेट पार्ट में छिप गए थे। लेकिन मेन ऑफिसर बहुत चालाक था, वो समझ चुका था कि कंटेनर में एक सीक्रेट पार्ट भी है। वो अंदर जाकर चिल्लाता है कि अगर अपनी मर्जी से बाहर आ गए तो जान बच जाएंगी, वरना सबको अंदर ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर अंदर सभी लोग डर जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। इसी बीच मिया वहाँ पर रखे एक वुडन बॉक्स के ऊपर छिप जाती है। तभी डर के मारे एक लड़की दरवाजा खोल देती है और फिर ऑफिसर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और फायरिंग करके सभी लोगों को मार दिया जाता है। कुछ ही पलों में कंटेनर में लाशों के ढेर लग जाते हैं और मिया ऊपर से ये सब देखकर डर के मारे कांप रही थी, पर किसी तरह खुद को संभालती है। इसके बाद ऑफिसर सब लाशों को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है और कंटेनर को शिप पर लोड करवाकर रवाना कर देता है। ये सब कुछ मिया होल से देख रही होती है और अब कंटेनर में सिर्फ वही अकेली रह गई थी। वो अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, पर कॉल नहीं लगता। तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है जिसमें खाने पीने का सामान और कुछ चीजें रखी होती हैं। वो एक ड्रिल मशीन, फोन और चाकू बैग में डालकर अपने पास रख लेती है, फिर एक कोने में जाकर बैठ जाती है और कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन आधी रात को अचानक कंटेनर जोर से हिलने लगता है और मिया की नींद खुल जाती है।
वो डर जाती है और बाहर झांक कर देखती है तो समंदर में बहुत तेज तूफान आया हुआ था। वो किसी तरह बचने की कोशिश करती है और चिल्लाकर कहती है मुझे बचाओ, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर अचानक जहाज एक तेज लहर से टकराता है और कई सारे कंटेनर्स समुद्र में गिर जाते हैं, जिससे मिया के सिर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो कंटेनर के अंदर काफी ज्यादा पानी भर चुका था। बाहर देखती है तो चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था और कुछ कंटेनर्स डूब रहे थे, यानी कि उसका कंटेनर समुद्र के बीच तैर रहा है और वो पूरी तरह फंस गई है। वो घबराकर अपना फोन निकालती है ताकि निको से बात कर सके, लेकिन फोन टूटकर काम करना बंद कर चुका था। फिर वो बैग से दूसरा फोन निकालकर चेक करती है तो उसमें नेटवर्क नहीं था। साथ ही कंटेनर में धीरे धीरे पानी भर रहा था, जिससे वो कुछ ही समय में डूब सकता है। चारों तरफ देखने पर उसे कंटेनर के नीचे 2 होल्स नजर आते हैं, जिनमें से पानी अंदर आ रहा था। इन होल्स को बंद करने के लिए वो इधर उधर सामान ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ रखे बॉक्स में महंगी शराब तो किसी के अंदर जरूरत के बहुत सारे सामान थे। वो अपनी जरूरत के हिसाब से सामान इकट्ठा करती है, तभी उसे एक टेप मिलता है। इससे होल्स बंद करने की कोशिश करती है तो पानी अंदर आना थोड़ा कम होता है, लेकिन तभी उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर बाहर झांकती है और देखती है कि एक कंटेनर डूब रहा है जिस पर 107 लिखा था। वो समझ जाती है कि यही निको का कंटेनर था, जिससे वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो जल्दी अपने फोन से सिम निकालकर दूसरे फोन में लगाती है ताकि निको से बात कर सके, लेकिन तब तक निको का कंटेनर पानी में पूरी तरह डूब जाता है और वो बस रोते हुए देखती रह जाती है, पर कुछ भी कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। अब अपने पति को खोकर वो पूरी तरह टूटने लगी थी और इसी टूटती उम्मीद के साथ वो भी जिंदगी से हार मान लेती है। वो थक हार कर खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पेट में बच्चे की हलचल महसूस होती है, जिससे वो चाकू फेंक देती है। फिर एक गहरी सांस लेकर सोचती है कि उसे अपने बच्चे के लिए जीना होगा। ये सोचते हुए वो वहीं पर सो जाती है। तभी उसे एक सपना आता है कि कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर चुका है और वो डूब रही है। ये देखकर वो डर के मारे उठ जाती है और देखती है कि पानी तेजी से अंदर आ रहा था। फिर वो बाकी बॉक्स खोलकर चेक करती है, जिसमें बहुत सारे सामान और खाली प्लास्टिक के डिब्बे थे। फिर वहाँ मिले एक रबर रोप को काटकर होल्स बंद करती है और एक पाइप से जुगाड़ बनाकर जितना हो सके अंदर भरा पानी बाहर निकालती है। फिर सारे बड़े बॉक्स को धकेलकर एक साइड करती है ताकि कंटेनर के अंदर ज्यादा स्पेस मिले और यहाँ सरवाइव करना थोड़ा आसान हो जाए। मतलब उसने ठान लिया था कि उसे कैसे भी करके अपने बच्चे के लिए जीना ही पड़ेगा और वो इसी कोशिश में थी। इस बीच उसके फोन में निको का कॉल आता है। वो बताता है कि वो पहले ही किसी तरह कंटेनर से निकल गया था। ये सुनकर मिया की धड़कनें फिर से चलने लगती हैं कि निको जिंदा है। वो सब कुछ बताती है कि समुद्र में तूफान आने से उसका कंटेनर शिप से अलग हो गया है और अभी वो समंदर के बीचों बीच फंसी है। निको कहता है, मैं भी एक जगह फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। बस अपने आप को कुछ देर संभालो, मैं किसी भी हालत में तुम्हें और हमारे बच्चे को बचाने आऊंगा। ये सुनकर मिया थोड़ा शांत होती है। इसके बाद थोड़ा वक्त गुजरता है और वो कुछ ब्रेड और पानी पीती है जो यहाँ पर मिले थे, लेकिन बाहर समंदर में धीरे धीरे फिर से तूफान शुरू हो जाता है और इसी बीच मिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी डिलीवरी का समय आ चुका है और अब उसे सबसे मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। बाहर तेज तूफान की वजह से कंटेनर हिल रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानती और बहुत दर्द सहने के बाद वो एक बेटी को जन्म देती है। इस बीच तूफान की वजह से कंटेनर के अंदर काफी सारा पानी आ चुका था, पर वो एक बॉक्स के ऊपर खुद को और अपनी बच्ची को सेफ रखने की कोशिश करती है और वहीं सो जाती है। इसके बाद कुछ कपड़ों से अपनी बेटी को ढकती है, लेकिन अब उसके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था और जिंदा रहने के लिए बहुत जल्द कुछ करना जरूरी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर ड्रिल मशीन पर पड़ती है। वो सोचती है कि अगर कंटेनर की छत को काट दिया जाए तो बाहर जाकर शायद कोई मदद मिल सकती है। इसके बाद वो छत काटने लगती है, लेकिन सिर्फ एक ड्रिल की मदद से कंटेनर को काट पाना इतना आसान नहीं था। ऊपर से उसकी बच्ची भी रो रही थी, इसलिए पहले बच्ची को दूध पिलाकर शांत करती है और इसी तरह लगातार कई घंटे की मेहनत के बाद छत में कुछ होल्स कर लेती है। लेकिन पूरी तरह अलग होने से पहले ड्रिल मशीन बंद हो जाती है और भूख की वजह से वो थक कर वहीं बैठ जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कटे हुए हिस्से को अलग कैसे करेगी। फिर वो अपने पुराने फोन से कॉल लगाने के लिए ट्राई करती है, क्योंकि दूसरा फोन पानी से खराब हो चुका था। लेकिन फोन स्विच ऑन तो होता है, पर वो काम नहीं कर रहा था। इसके बाद चाकू लेकर उस हिस्से को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार चाकू भी टूट जाता है। अब अपनी बेटी को दूध पिलाते हुए उसे बहुत प्यास लगती है, लेकिन उसके पास पीने का पानी खत्म हो चुका था और आखिरी बचा हुआ खाना भी खा चुकी थी।
अब भूख और प्यास की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है और इस तरह पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह बारिश शुरू हो जाती है तो होल्स के जरिए पानी अंदर आने लगता है। इससे कम से कम उसे पीने का पानी मिल गया था, जिन्हें वो प्लास्टिक के डब्बे में इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाती है। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है तो वहाँ मिले एक बेल्ट के जरिए कटे हुए हिस्से को पूरी ताकत से खींचने लगती है, जिससे आखिरकार वो टुकड़ा खुल जाता है और सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ते ही वो इतना खुश होती है जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। इसके बाद अपनी बच्ची को लेकर वो कंटेनर के ऊपर आती है और पूरे 7 दिनों के बाद सूरज और खुली हवा महसूस करती है। अब बाहर आने से उसे मदद मिलने की ज्यादा उम्मीद थी। फिर वो अपनी बेटी के कपड़े बदलकर जैसे ही समुद्र में फेंकती है तो वहाँ मछलियाँ जमा होने लगती हैं। ये देखकर उसे आइडिया आता है तो किसी तरह जुगाड़ लगाकर वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं आता और ऊपर से भूख की वजह से वो पूरी तरह थक चुकी थी। तभी उसे ऊपर एक एरोप्लेन गुजरते हुए नजर आती है तो वो जल्दी भागकर नीचे जाती है और टीवी का ग्लास तोड़कर तेजी से ऊपर आती है ताकि ग्लास के जरिए सिग्नल दे सके, लेकिन तभी कंटेनर में पैर लगकर उसे चोट आ जाती है। फिर भी किसी तरह उठकर रिफ्लेक्शन से सिग्नल देने की कोशिश करती है, मगर तब तक एरोप्लेन बहुत दूर जा चुका था। अब इस चक्कर में उसका पैर बुरी तरह जख्मी होकर बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए सबसे पहले जख्म का इलाज करने के लिए शराब से उस जगह को क्लीन करती है और कपड़े से साफ करती है। फिर टूटी हुई टीवी से एक पतली वायर निकालकर खुद ही अपना जख्म सिलने लगती है। इस दौरान उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब थोड़ा आराम करने के बाद वो कुछ वायर को जोड़कर एक नेट तैयार करती है जिससे मछली पकड़ा जा सके, और फिर सुबह होते ही बाहर निकलकर मछली पकड़ने की कोशिश करती है। इस बार एक मछली उसके जाल में फंस जाती है, जिसको भूख की वजह से वो कच्चा ही खा जाती है। इसके बाद कुछ और मछलियां पकड़कर प्लास्टिक डब्बों में स्टोर भी करती हैं। अब खाना खाने से उसके बच्चे को दूध भी मिल रहा था और ऐसे ही किसी तरह सरवाइव करते हुए और 2 दिन गुजर जाते हैं। पर वो उम्मीद नहीं हारती। उसका फोन काम नहीं कर रहा था, पर अभी तक बैटरी बाकी थी, इसलिए वो निको की कॉल का इंतजार करती है। फिर उसी रात जब वो कंटेनर से बाहर निकलती है तो निको का आखिरी फोन आता है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि जब मैं कंटेनर से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था तो एक ऑफिसर ने मुझे गोली मार दी। मैं जख्मी हालत में पड़ा हुआ हूँ और पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। मिया रोते हुए बताती है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है जो बिल्कुल उमा की तरह दिखती है। उसने हर मुश्किल का सामना किया और अब तक हिम्मत नहीं हारी है। मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली थी, इसलिए मिया फोन को उमा के पास ले जाती है और निको आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज सुनता है। इस दौरान दोनों बहुत रोते हैं और ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। इसके बाद अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां मिया तय कर लेती है कि कैसे भी करके उसे अपनी बेटी को बचाना होगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर आधे से ज्यादा पानी भर चुका था, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुका जा सकता। फिर वो लकड़ी इकट्ठा करके प्लास्टिक के डब्बे जोड़कर एक नाव बनाना शुरू करती है। कंटेनर को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज रात के अंदर ही वो पानी में डूब सकता है, लेकिन रात होने से पहले ही वो नाव तैयार कर लेती है और अपनी बेटी को उस पर चढ़ा देती है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले उसे याद आता है उसकी बड़ी बेटी की तस्वीर और निको की दी हुई चॉकलेट जो उसने प्लास्टिक के डब्बे में रखा था वो कंटेनर में रह गई है। वो उसे लेने फिर से नीचे जाती है, लेकिन लौटते वक्त उसका पैर नीचे रखे बेल्ट में फंस जाता है। कंटेनर भी डूबने वाला ही होता है, इसलिए वो कैसे भी करके निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पैर अभी भी फंसा हुआ था, इसलिए चाकू से बहुत मुश्किल के बाद वो बेल्ट काट लेती है और कंटेनर छोड़कर ऊपर आ जाती है। लेकिन तब तक उमा की नाव दूर निकल गई थी, जिसके न मिलने पर वो रोने लगती है। इसी बीच एक शार्क उसके आसपास मंडराने लगती है, जिससे मिया डरने लगती है, लेकिन वो उमा को कुछ नहीं करता और तभी उसकी रोने की आवाज सुनकर मिया तैरकर जल्दी उसके पास पहुंचती है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेती है। लेकिन इस बार नाव से एक रस्सी अपने हाथ में बांध लेती है ताकि दोबारा अलग न हो जाएं। अब उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, इसलिए लहरों के सहारे ऐसे ही तैरने लगती है। पर उसने सुबह एक समुद्री पक्षी देखा था, यानी कि वो किनारे के आसपास कहीं है, और इसी उम्मीद में वो लहरों के सहारे बस जिंदा रहने की कोशिश करती है। इसी तरह सुबह हो जाती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जो बोट लेकर यहीं आसपास मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्हें कुछ दूर तैरता हुआ कोई चीज नजर आता है जहां बहुत सारे समुद्री पक्षी उड़ रहे थे। ये देखकर वो बोट वहां तक ले जाते हैं तो उन्हें एक बॉक्स नजर आता है। उसे ऊपर लाते ही उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची को समुद्र में किसने छोड़ा होगा। तभी उनकी नजर उससे जुड़ी हुई एक रस्सी पर जाती है। वो रस्सी खींचने लगते हैं और तभी मियाँ दिखाई देती है, जो बेहोश हालत में डूबी हुई थी। वो जल्दी उसे ऊपर खींचते हैं, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी सीपीआर देकर वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और कुछ समय के अंदर मियाँ को होश आ जाता है। वो उसे संभालते हैं और होश में आते ही मियाँ सबसे पहले अपनी बेटी को ढूंढती है, तो वो बताते हैं कि उसकी बच्ची सही सलामत है और उमा को उसकी गोद में देते हैं। जिसके बाद मियाँ अपनी बेटी को गले लगाती है और इस तरह आखिर पूरे 10 दिनों तक सरवाइव करने के बाद मियाँ ने न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी बेटी को भी बचा लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि वो ताकत है जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ी होकर भी प्यार का दामन नहीं छोड़ती। और माँ का प्यार ही जिंदगी की सबसे बड़ी वो चीज है जिसके बदले में वो अपनी औलाद से कुछ भी नहीं मांगती। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।